नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में लोक प्रशासन विषय के यानी कि सब्जेक्ट कोड BPAC 101 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन चैप्टर को जरूर समझ लीजिएगा ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण से है, जहां हमें यह बताया जाएगा कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, इसका उदय कैसे हुआ और विभिन्न विचारकों जैसे कि हेनरी फ्योल, लिंडल उर्विक, लूथर गुलिक, मूनी तथा रैले, MP फॉलेट, इन सभी विचारकों ने अपने क्या विचार बताए हैं। अंत में चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण क्या वास्तव में उतना कारगर है जितना इसके बारे में बताया जाता है, यानी कि एक मूल्यांकन करेंगे। और अंततः चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या आज भी प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के अध्ययन की जरूरत है, अगर है तो क्यों। यानी कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ हमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। और वास्तव में चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उदय कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम लोक प्रशासन विषय की बात करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय है वो जाता है वुडरो विल्सन को। जिन्होंने सबसे पहली बार ये बात कही कि राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, जहां लोक प्रशासन में हम सिर्फ उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो एक संगठन को कुशल बना सकता है। क्यों? क्योंकि कानून बनाना एक अलग चीज़ है और कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू करना एक अलग चीज़ है। कानून बनाना तो विधायिका का कार्य है, लेकिन कानून को लागू करना उन विभिन्न संगठनों और विभागों का काम है जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हर एक संगठन की दक्षता बनी रहे, हर एक संगठन कुशलता से अपना कार्य करता जाए, तो जमीनी स्तर पर हम वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की रक्षा कर सकते हैं और जन कल्याण से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं उन्हें भी फॉलोअप करवा सकते हैं। ऐसे में जब लोक प्रशासन का अध्ययन आगे बढ़ता गया तो वहाँ पर हमने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ा था जो कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, और अब प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की हम बात करेंगे। तो जब हम प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के जवाब में ही आया था, जहाँ वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण में व्यक्ति की दक्षता की बात करते हैं, व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाने की बात करते हैं, व्यक्ति कार्यों के प्रति अपने लगाव रखे उसकी बात करते हैं। तो वहीं प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में हम पूरे के पूरे संगठन की संरचना पर बल देते हैं, पूरे के पूरे संगठन की बनावट पर बल देते हैं कि संगठन में क्या क्या तत्व होने चाहिए ताकि पूरा का पूरा संगठन अच्छे से कार्य कर सके। यानी कि देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण निम्न स्तर पर यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर कर्मचारियों की बात करता है, जबकि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का दायरा थोड़ा बड़ा है। इसमें पूरे के पूरे संगठन की बात की जाएगी कि पूरे के पूरे संगठन से किस प्रकार से अच्छे से कार्य करवाया जाए और संगठन के प्रत्येक कर्मी के अंदर कुशलता हो। तो कानून के शासन के लिए सम्मान, राजनीति और लोक प्रशासन के बीच अलगाव, राजनीतिक रूप से अलग एक नौकरशाही। देखिए, जो सरकार, नौकरशाही मतलब सरकारी कर्मचारी। देखिए, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उच्च नौकरशाही जो है, अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो IAS IPS, ये राजनीति से ना तटस्थ रहते हैं। तटस्थ का मतलब होता है अलग रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी की सरकार नहीं है, क्योंकि जिस दिन नौकरशाही भी राजनीतिक दलों की हो जाएगी उस दिन शायद जमीनी स्तर पर कार्य हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहेंगी लेकिन नौकरशाही तो स्थायी है। तो इसलिए प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में इस चीज़ के लिए बात की गई कि समाज में शासन ऐसा हो जहाँ जनता कानून के शासन का सम्मान करे, राजनीति का क्षेत्र अलग हो और प्रशासन का क्षेत्र अलग हो, और नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। ये सब चीज़ें सोची गई, क्योंकि इन सब चीज़ों की ही कमी थी एक संगठन में, इन सभी चीज़ों की कमी थी लोक प्रशासन में। तो जब विषय का प्रारंभ हुआ
प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय देनी शुरू करी। तो ऐसे में इसका दायरा लगातार बढ़ता गया, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक यही है। यहाँ पर बताया भी गया है कि जब हम प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की बात करते हैं तो एक विज्ञान और कला के रूप में उसके स्वभाव, विचार विमर्श और वाद विवाद में इसका विकास होता गया। ये प्रश्न ढूंढे जा रहे थे कि क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हो सकते हैं जिन सिद्धांतों के माध्यम से हम किसी संगठन में कुशलता को बढ़ावा दे सकें। तो इसका जवाब आया, बहुत सारे विचारकों ने जवाब दिया, हाँ कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं, कुछ ऐसे नियम कानून और कायदे हो सकते हैं जिसका अगर फॉलोअप किया जाए तो हर एक संगठन कम से कम खर्चे में, यहाँ पर वर्ड लिखा है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है कम से कम खर्चे पर, कि लागत कम से कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो संगठन ऐसा हो जो कुशल हो, संगठन ऐसा हो जिसमें मितव्ययता हो। मितव्ययता मतलब कम से कम खर्च हो और सार्वभौमिक रूप से हर समय, हर स्थान और सरकार की प्रकृति के हिसाब से हो। सरकार जो भी रूल और रेगुलेशन लाए उसे वो फॉलोअप करवा सके। तो ऐसे में जब बात ये आई कि हाँ अगर ऐसे सवालों के जवाब हैं तो उसके स्तर पर कार्य भी किए जाएं, और ऐसे में हर एक जुबान पर एक ही सवाल आ गया कि किस प्रकार से कुशलता और मितव्ययता को बढ़ाया जाए। तो जब इन जवाबों को ढूंढने लगे तो हमारे सामने एक दृष्टिकोण आया, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। जहाँ प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण को 3 भागों में बांटा गया, एक क्लासिकल या फिर परंपरागत, दूसरा न्यू क्लासिकल और तीसरा उत्तराधुनिक। तो जब हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो सारा क्लासिकल पढ़ेंगे, यानी कि प्रारंभिक पढ़ेंगे। प्रारंभिक जितने भी विद्वान थे, जितने भी विचारक थे, उन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में क्या कहा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। चैप्टर में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न यहाँ से बनना शुरू होता है कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में हेनरी फ्योल के विचारों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं तो इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत में ये कहा कि 14 सिद्धांत हैं और इन 14 सिद्धांतों का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल जी के बारे में जान लेते हैं हम। हेनरी फ्योल की बात की जाए तो इन्हें प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत का पिता कहा जाता है, जनक माना जाता है। इनका जन्म 1841 में हुआ और पेशे से ये एक इंजीनियर थे, जहाँ इन्होंने एक खदान कंपनी में काम किया था और 1888 में डायरेक्टर के पद पर भी रहे थे। इनके जब ये डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। हेनरी फ्योल ने 2 किताबें लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और दूसरी थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। तो हेनरी फ्योल के ये तो हेनरी फ्योल का एक परिचय हो गया। अब इनके देखिए 14 सिद्धांत क्या थे। अगर हमें एक संगठन में कुशलता को बढ़ाना है, एक संगठन को वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य करना है, तो उसके अंदर ये 14 सिद्धांत होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक सिद्धांत की कमी हुई तो ये मान लीजिए वो संगठन पूर्णता रूप से कार्य नहीं कर सकता। तो एक संगठन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, पद सोपानीय संरचना। तो देखिए पद सोपान का मतलब क्या है। पद सोपान का मतलब है कि एक क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में सारे अधिकारियों का पद होना चाहिए। यह किसी भी संगठन में सबसे औपचारिक संरचना होती है। इसमें क्या होगा, सबसे उच्च पद पर एक व्यक्ति होगा, फिर उससे निम्न स्तर, उससे नीचे एक बंदा होगा, फिर उससे नीचे एक बंदा होगा, उससे नीचे एक बंदा होगा, उससे नीचे एक बंदा होगा, उससे नीचे, यानी कि एक ना बिल्कुल ऑर्डर बन जाएगा। क्योंकि एक बंदा एक ही व्यक्ति को राय दे सकता है। अगर एक व्यक्ति 2 बंदों से राय लेगा तो सही से काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, वो भी एक ऑर्डर में। तो पद सोपानी संरचना आप आई होप से समझ गए होंगे। किताब में जो लिखा है वो भी मैं पढ़ देता हूँ कि यह प्रशासनिक सिद्धांत एक संगठन के पद सोपानीय औपचारिक संरचना पर बल देता है। इस व्यवस्था में संगठन की संरचना औपचारिक होनी चाहिए, जिसमें सत्ता तथा दायित्व की ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा में निर्धारण होना चाहिए, यानी कि कौन कौन बंदा निर्णय लेगा और किस किस बंदे की जिम्मेदारियां होंगी। उदाहरण के लिए कोई बड़ा संगठन है तो शीर्ष पद पर अपने से तुरंत अधीनस्थ, यानी कि उसके नीचे वाला एक बंदा होगा जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, कार्यपालक होगा, और फिर उसके बाद वो अपने नीचे वाले बंदों को निर्देश देगा। इस प्रकार से एक पूरा सिस्टम निम्न स्तर तक चालू रहेगा जब तक कि कार्य पूरा ना हो पाए। तो 14 सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत क्या है, पद सोपानीय संरचना। फ्योल के दूसरे सिद्धांत की बात की जाए तो इन्होंने क्या करा है, डिवीजन ऑफ लेबर कहा है, यानी कि श्रम के विभाजन या कार्य विभाजन की बात की है। देखिए किसी भी संगठन में अगर आपने
काम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, काम का विभाजन नहीं किया, तो बड़ी गफलत हो जाती है कौन बंदा क्या कार्य करेगा। कोई बंदा कुछ भी करने लग जाएगा, जबकि एक बंदा तो एक ही कार्य में निपुण होगा। तो ऐसे में किसी संगठन में हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, यानी कि विभाग बनाते हैं, शाखाएं बनाते हैं, और उसके बीच में सुनिश्चित कार्यों का विभाजन करते हैं। हाँ भाई, ये वाला डिपार्टमेंट ये कार्य करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये कार्य करेगा, ये वाला डिपार्टमेंट ये कार्य करेगा। ऐसे में कई बार साधारण जनता को लगता है यार ये वाला बंदा खाली बैठा है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन वो उसका कार्य नहीं तो करेगा क्यों। तो प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के दूसरे सिद्धांत में ये बताया गया, फ्योल ने ये कहा कि किसी भी संगठन में कार्य का विभाजन होना चाहिए और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देने चाहिए और हर डिपार्टमेंट को अपने कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। इससे हमें संगठन की प्रत्येक यूनिट के उद्देश्यों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट किस लिए कार्य कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार निर्माता कंपनी है तो उसको क्या करना होगा, एक तरफ उसका उत्पादन डिपार्टमेंट होगा, एक बाजार को देखेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन को देखेगा, एक रखरखाव को देखेगा, एक फाइनेंस को देखेगा, एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को देखेगा। तो इस प्रकार से जितनी भी निजी कंपनी हो और चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे सरकारी क्षेत्र हो और चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, हर संगठन में श्रम का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, ऐसा फ्योल कह रहे हैं। तो पहला चीज क्या बताई थी फ्योल ने, तो हेनरी फ्योल ने पहली कही थी पद सोपानी संरचना। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। तीसरी बात उन्होंने कही कि कंपनी के कर्मचारियों में लॉयल्टी होनी चाहिए, संगठन के हर एक व्यक्ति के अंदर स्वामी भक्ति होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत हर एक व्यक्ति अपने हितों से ज़्यादा संगठन के हितों की बात करेगा। यानी कि अगर कहीं पर किसी व्यक्ति को अपना लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे इस छोटे से लॉस से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा फायदा है, तो अपनी बलि देगा। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति निजी लाभ की बात करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट कभी हो ही नहीं पाएगा। तो चाहे कंपनी हो और चाहे सरकारी क्षेत्र हो, लेकिन हम क्या देखते हैं, जब कोई बंदा निजी लाभ को बढ़ावा देता है तो भ्रष्टाचार कितने बड़ा स्तर पर फैलता है। तो इसलिए हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि किसी भी संगठन में लॉयल्टी होनी बहुत जरूरी है। चौथी चीज, उचित वेतन का भुगतान। किसी भी संगठन में जब तक आप उचित वेतन का भुगतान नहीं करेंगे तब तक कर्मचारी कार्य नहीं करेगा। तो उसकी मजदूरी के हिसाब से उसे मजदूरी देनी चाहिए, ना कम और ना बहुत ज़्यादा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हर एक संगठन में एक विभाग ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्शन का काम करे, निर्देशन का काम करे, हर एक प्लानिंग को बनाए और प्लानिंग के लिए नए नए विचारों को भी पैदा करे। अगली चीज, छठी सिद्धांत उन्होंने बताया है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की एकता। इसका मतलब यह है कि हर एक कर्मचारी के ऊपर सिर्फ एक ही वरिष्ठ अधिकारी होगा और वो कर्मचारी अपने सारे कार्य की जवाबदेही उसी अधिकारी को करेगा। इसके अलावा दूसरा बंदा उससे नहीं पूछ सकता। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हर एक कर्मचारी केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। क्योंकि एक कर्मचारी अगर एक से अधिक अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। ऐसे में संगठन में जोड़ तोड़ हो सकता है, ऐसे में संगठन में गुटबंदी हो सकती है। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर ऐसी चीज नहीं हुई तो सत्ता कमजोर हो जाएगी, अनुशासन संकट में होगा। क्योंकि वो बंदा कहेगा मुझे तो इन साहब ने ऐसा कहा था, आप ऐसा करे हो, वो वाले साहब आएंगे तो कहेगा मेरे को इन साहब ने ऐसा कहा था। तो इसलिए कमांडिंग जो होनी चाहिए ड्यूटी, वो एक ही बंदे की होनी चाहिए। हर स्तर पर एक व्यक्ति होगा, वो बंदा ऊपर वाले को रिपोर्ट देगा, वो बंदा ऊपर वाले को रिपोर्ट देगा, वो बंदा ऊपर वाले को रिपोर्ट देगा। तभी एक प्रशासनिक रूप से संगठन चल सकता है। सातवीं चीज, डिसिप्लिन। देखिए, अनुशासन तो हर किसी के जीवन का एक पहलू है। जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं जी रहा वो व्यक्ति क्या हो जा रहा है, समाज में पीछे हो जा रहा है। तो ऐसे किसी संगठन में अगर अनुशासन नहीं होगा, टाइमिंग नहीं होगी, वरीयता नहीं होगी, तो वो संगठन कभी सफल भी नहीं हो सकता। तो फ्योल की दृष्टि में कोई भी संगठन सफल जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके कर्मचारियों में अनुशासन की कमी है। क्योंकि ये अनुशासन ही है जिसके द्वारा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं में प्रयासों का साझापन होता है। आठवीं चीज है अथॉरिटी। अथॉरिटी की परिभाषा फ्योल ने आदेश देने तथा उसका अनुपालन कराने की शक्ति के रूप में की है कि हाँ भाई, एक ही व्यक्ति के पास होना चाहिए किसका, अथॉरिटी का, अधिकार की अथॉरिटी है किसके पास, प्राधिकार है किसके पास। क्योंकि जिसके पास शक्ति होगी जिम्मेदारी भी उसी की बनेगी, जवाबदेहिता भी उसी की बनेगी। अगली चीज उसने बताया है कि केंद्रीकरण। किसी भी संगठन में ना केंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि सत्ता एक ही जगह होनी चाहिए। क्योंकि सत्ता का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो संगठन टूट जाएगा। ऑर्डर
ऑर्डर का मतलब ये है, यानी कि व्यवस्था का मतलब ये है कि संगठन में प्रभावी और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए लोगों तथा सामान का सही सही समय पर निगरानी रखनी चाहिए और सही जगह पर रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति का भी उचित स्थान होना चाहिए ताकि वो अपने विभाग और अपने पूरे के पूरे उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, और जितना भी सामान है वो भी कैसे होना चाहिए, उसका भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए ताकि सबको पता रहे। अगली बात है इक्वलिटी। किसी भी संगठन में अगर समानता नहीं होगी ना तो कर्मचारियों में खाई आ जाएगी, क्योंकि अगर एक कर्मचारी को ये लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे पास राइट टू इक्वलिटी नहीं है, तो कर्मचारी मन मार कर काम करेगा। ऐसे में सभी कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नियम विनिमय अधिकारियों के क्रियान्वयन सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए, कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं। बारी बात यह है कि कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी कर्मचारी को ये लगता है कि मेरा कार्यकाल फिक्स है तो वो और अच्छे से काम करता है। क्योंकि अगर कर्मचारी को ये लगेगा कि मेरी कार्यकाल सुरक्षित ही नहीं है, मुझे कल जॉब से निकाला जा सकता है, तो शायद वो इतनी ईमानदारी से काम न कर पाए, वो अपने ही लाभ के बारे में सोचें। तो ये उच्च कारोबार दर को रोकने की एक शर्त है, कर्मचारियों के मस्तिष्क में हमेशा सुरक्षा का भाव बैठाना होता है ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे, क्योंकि उसे पता है कि मेरा हित जब है जब कंपनी का हित है। 13वीं चीज़ है इनिशिएटिव, यानी कि पहल। इसका अर्थ यह है कि हर कर्मचारी में उसके विचार जाननी चाहिए मीटिंग करके, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा अपना एक नया विचार दे सके, क्योंकि नए नए विचार ही समाज और पीढ़ियों को आगे ले आते हैं। तो ऐसे में किसी भी संगठन का विकास जब हो सकता है जब वो नित्य प्रति नए विचारों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए। और लास्ट है 14वां, और वो है सहकार्य की भावना। संगठन में एकता और समरसता स्थापित करने के लिए टीम भावना होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एक संगठन टीम के रूप में कार्य करती है तो उसकी ना जो शक्ति है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर एक बंदे को पता है कि अगर हम सारे बंदे अपना अपना कार्य लगातार अच्छे से करते रहे तो डेफिनेटली अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी कंपनी को आगे ले जाएंगे। जिस कंपनी के अंदर टीम भावना की कमी होती है वो कंपनी कभी भी पूर्ण रूप से अपनी कुशलता को नहीं दे पाती है। तो ये 14 सिद्धांत बताए हेनरी फ्योल ने किसी भी संगठन के कुशलता के लिए, किसी भी संगठन की सफलता के लिए। तो अगर हेनरी फ्योल के विचार आए तो आपको ये 14 हेडिंग और इनके बारे में बता देना है। आगे क्या बता रहे हैं हेनरी फ्योल, आगे उन्होंने व्यापारिक क्रियाकलापों का ही वर्गीकरण किया है। फ्योल ये कहते हैं कि एक औद्योगिक संगठन में जितने भी कार्य हैं उन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है टेक्नोलॉजी, यानी कि उस संगठन में एक तकनीक होनी चाहिए जिसके माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाए। व्यावसायिक रूप से दक्ष होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, एक विभाग होना चाहिए जो कि लिखत पढ़त का हो, सिक्योरिटी होनी चाहिए और कंट्रोलर होना चाहिए। फ्योल ने प्रशासन के लिए योजना, संगठन, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना, ये 5 तत्व बताए हैं जिन्हें संक्षेप में POCCC भी कहा जाता है। यानी कि प्रशासन के लिए उसने 5 तत्व बताए हैं। सबसे पहली बात उसने बताई है योजना के बारे में। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हमें कोई भी कार्य करना है, अगर हमने उसकी एक प्लानिंग नहीं करी तो कार्य सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में हम कोई संगठन बना रहे हैं, हमें मैनेजमेंट करना है, कोई कानून बना रहे हैं, तो अगर हमें उसकी पहले से हमने प्लानिंग नहीं करी तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। तो ऐसे में प्रबंधन उद्योग प्रक्रियाओं के प्रत्येक भाग की योजना होनी चाहिए, अनुसूची होनी चाहिए। योजना एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि ये प्रबंधकों को संपन्न किए जाने वाले कार्य को क्या करना काम है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब पहले से पता होता है। लेकिन अगर किसी कार्य की योजना नहीं बनी तो आन फानन में कोई डिसीजन लिए गए तो वो कार्य सफल नहीं होगा। बहुत कम चांस है कि वो कार्य सफल हो। तो योजना संगठन को अस्पष्टता, अनिश्चितता, खतरों और बर्बादियों से बचाती है। फ्योल को यह मानना था कि सर्वाधिक तार्किक और कुशल संगठन वही हैं जिन्होंने एक योजना से कार्य किया है, क्योंकि योजना एकता को बढ़ावा देती है, लोकशीलता को बढ़ावा देती है, यथार्थ को बढ़ावा देती है, आदेश और नियंत्रण को बढ़ावा देती है। तो यानी कि किसी भी संगठन में, किसी भी प्रशासन में योजना का देखिए, सरकार कई बार, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सरकार कई बार कानून बना देती है और उसके पीछे वो योजना नहीं बनाती। वो ये सोचती नहीं कि इस कानून का क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसकी वजह से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम ये होता है धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हमें हर जगह दिखाई देते हैं। और अगर सरकार पहले जमीनी स्तर पर ये तैयारी कर ले कि अगर मैंने एक कानून बना दिया तो मुझे फॉलोअप कैसे करवाना है,
जनता को कैसे मानना पड़ेगा ये कानून। अगर वो पहले से तैयारी करे तो कुछ हो सकता है। आप अचानक से आए और आपने बिल पास करवा दिया, बिल पास हो गया, अब कानून लागू हो जाएगा इस तारीख से, ऐसे कैसे जनता मान लेगी। तो ऐसे में जिन सरकारों में योजना का अभाव रहता है ना, वो सरकारें हमेशा अस्थिर रहती हैं। सरकारें तो आ जाती हैं लेकिन अगली बार चली भी जाती हैं। तो बिना प्लानिंग के कोई भी संगठन कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है संगठन बनाना। किसी प्रशासन में जब आपकी प्लानिंग बन गई तो उस कार्य के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करोगे कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए एक संगठन तैयार करोगे। तो प्रबंधन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी संसाधन है, चाहे कच्चा माल हो, कर्मचारी हो, जो जो संगठन के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हों। तीसरी बात है कमांडिंग ऑफिसर हो जो आदेश दे, सभी क्रियाकलापों को डायरेक्शन दे और लोगों को प्रोत्साहित करे। हर एक बंदे के अंदर ना डायरेक्शन की भूमिका नहीं होती है। हर एक बंदा कमांड नहीं दे सकता, हर एक बंदा आदेश नहीं दे सकता। यानी कि आदेश देने वाले में एक गुण हो कि वो आदेश देते देते लोगों को प्रोत्साहित भी करे कि हाँ भाई आप ये कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन, संगठन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। तो फ्यूल के अगर प्रशासन के बारे में आ जाए कि प्रशासन के 6 तत्व बताओ, तो 6 तत्व में पहला तत्व है योजना, दूसरा तत्व है संगठन, तीसरा तत्व है आदेश, चौथा है कोऑर्डिनेशन। प्रबंधन को ये सुनिश्चित करना चाहिए, प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक कर्मचारी में कोऑर्डिनेशन बना रहे, तालमेल बना रहे, ताकि सामूहिक प्रयासों से कार्य को जल्द से जल्द किया जा सके। अगली बात है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। प्रबंधन को समीक्षा करते हुए इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी प्रबंधन के आदेशों का पालन भी करें। पता लगा कर्मचारियों पे आपका नियंत्रण ही नहीं है, आप कुछ कह रहे हो, कर्मचारी हंस के दिखा दे रहा है। तो कर्मचारियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्यों के लिए मानक निर्धारित करने होंगे आपको और समय समय पर स्थानांतरित भी करना होगा ताकि किसी एक के पास ज़्यादा शक्ति ना आ जाए। इस प्रकार उसने जो 5 तत्व बताए फ्यूल ने, योजना, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। तो इस प्रकार फ्यूल के अनुसार अगर बात की जाए तो ये योजना व्यक्तियों और सामग्री का आवश्यक एकीकरण है जिसमें समन्वय, नियंत्रण और आदेशित होना आवश्यक है ताकि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। जिसलिए एक संगठन का निर्माण किया गया वो संगठन अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। एक अच्छे प्रबंधक या प्रशासक में 6 विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति जो अच्छा प्रबंधक है, अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। जिस बंदे के अंदर ये अनुभव है वही प्रशासन को चला सकता है। आई होप सो। अगर प्रश्न ये बनता है कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण में हेनरी फ्यूल के विचार बताइए, तो हेनरी फ्यूल ने 14 तो सिद्धांत बताए हैं प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत। फिर उन्होंने ये बताया है कि व्यापारिक क्रियाकलाप कितने भाग होने चाहिए, तो 5 भाग बताए थे, उसके 6 भाग बताए थे। तकनीकी, व्यावसायिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षा और नियंत्रणात्मक। फिर फ्यूल ने प्रशासन के अंतर्गत 5 तत्व बताए थे कि किसी प्रशासन में 5 तत्व होने चाहिए जिसमें योजना होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, आदेश होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आगे चैप्टर में लिंडल उर्विक के योगदान के बारे में बताया गया है। तो लिंडल उर्विक की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हालांकि इनका जन्म जापान में हुआ था। इसके साथ साथ ब्रिटिश सेना में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में भी कार्य किया था। आगे चलकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध संस्थानों से भी ये जुड़े थे। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लीडरशिप इन 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन, द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। उन्होंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर अनेकों समाचार पत्र के संपादक के रूप में भी कार्य किया था। ये एक प्रसिद्ध और रेस्पेक्टेड औद्योगिक परामर्शदाता भी थे जिन्होंने यूके में प्रबंध शिक्षा को प्रारंभ करने में एक बड़े स्तर पर कार्य किया था। उर्विक का कहना था कि 8 सिद्धांतों के आधार पर एक संगठन कार्य करता है। अब देखिए, अगर आपने फ्यूल के 14 सिद्धांत अच्छे से समझ लिए हैं तो आगे के जितने भी विचारक हैं उनके सिद्धांत आप चुटकियों में हल कर देंगे। तो देखो, उर्विक ने 8 सिद्धांत बताए हैं लेकिन हमारी किताब में सिर्फ 5 की ही बात की गई है, जिसमें उर्विक ये कह रहे हैं कि एक संगठन का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन अगर उद्देश्यहीन है तो वो संगठन क्या कार्य करेगा। यानी कि हर संगठन का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, हर संगठन की एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, हर संगठन का एक कंट्रोलिंग एरिया होता है कि यानी कि वो उतने ही क्षेत्रों को कंट्रोल कर सकता है जितना उसका उद्देश्य में है, और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दूसरे सिद्धांतों के बीच में प्रत्यायोजन भी होना चाहिए। तो यानी कि उर्विक के विचार की अगर हम बात करें तो उर्विक के विचार योजना में एक संगठन प्रमुख रूप से एक संरचना निर्माण की प्रक्रिया है, तब जिसमें हम कार्यों की पहचान करेंगे, क्रियाओं की पहचान करेंगे और उनको अलग अलग समूहों में बांटेंगे भी। जबकि दूसरे भाग में हम कर्मचारियों की बात करेंगे।
यानी कि सबसे पहले एक संगठन में हम क्या करेंगे, उसकी संरचना पर ध्यान देंगे। उस संरचना में हम क्या करेंगे कि कौन से कार्य करने हैं, उसके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, किन कार्यों को वर्गीकरण करना है और किन कार्यों को मिलाना है, इन सब की बात की जाएगी। और फिर दूसरे भाग में हम कर्मचारियों को रखेंगे कि हाँ भाई इस डिपार्टमेंट को ये कर्मचारी संभालेगा, इस डिपार्टमेंट को ये कर्मचारी संभालेगा। तो अगर फ्यूल के 14 सिद्धांत पढ़ रखे हैं तो लुंडन उर्विक के ये 5 सिद्धांत 8 सिद्धांत, कुछ इसमें नया नहीं है। उर्विक ने जो सिद्धांत बताए हैं उसके अंतर्गत स्केलक कड़ी यानी कि पद सोपान क्रम, ये बात हम पढ़ चुके हैं। संगठनात्मक एक किसी भी संगठनात्मक संरचना का आवश्यकता तो होता है। तो पद सोपान कार्यक्रम क्या होता है, आपको फ्यूल का पहला सिद्धांत यही था, पद सोपान कार्यक्रम। उसमें क्या था कि हाँ भाई सबसे ऊपर एक अधिकारी होगा, उसके नीचे एक अधिकारी होगा, फिर एक अधिकारी होगा, फिर एक अधिकारी होगा। इस तरीके से जब तक चलता जाएगा जब तक निम्न स्तर के कर्मचारी तक इस पूरा सिस्टम ना पहुंच जाए। आगे चैप्टर में लूथर गुलिक के सिद्धांत की बात की गई है। तो देखिए जब हम लूथर गुलिक की बात करते हैं ना, तो अगर हमने लोक प्रशासन का पोस्टकॉर्प सिद्धांत पढ़ रखा है तो उसी पोस्टकॉर्प सिद्धांत में ही लूथर गुलिक का सिद्धांत आ जाता है। जहां पोस्टकॉर्प मतलब पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग है, एस से स्टाफिंग है, डी से डायरेक्टिंग है, सी से कोऑर्डिनेटिंग है, आर से रिपोर्टिंग है और बी से बजटिंग है। तो फ्यूल वाले में भी हमने इनमें से कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे योजना। फ्यूल ने भी तो कहा था कि किसी भी संगठन में योजना एक महत्वपूर्ण अंग होती है। योजना ही किसी कार्य के सफल होने की थोड़ी सी गारंटी देती है। देखिए कोई जरूरी नहीं है योजना से कोई कार्य 100% सफल होगा, कई बार प्लानिंग असफल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी भी कार्य करने की 90% जो क्षमता होती है उसकी प्लानिंग में दिख जाती है। अगर आप प्लानिंग में ही असफल हो गए तो कार्य तो असफल हो गई। तो प्लानिंग करना और प्लानिंग पे वर्क करना दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण में सब पी से मतलब क्या है, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। योजना बनाना एक संगठन का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संगठन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए करेगा, ये सारी चीजें जब तक प्रभावी ढंग से नहीं हो सकती जब तक उस संगठन के लिए एक पूर्णकालिक योजना ना हो। जब आपकी योजना बन जाए किसी कार्य के लिए तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजिंग बनाओगे, टीम बनाओगे, संगठन बनाओगे। गुलिक का मानना था कार्य विभाजन, एक संगठन के अंदर कार्य विभाजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम काम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे, तब तक संगठन में शक्ति आ ही नहीं सकती। तो ये बात हमने पहले भी तो पढ़ी है, प्लानिंग की बात पहले ही पढ़ी है, ऑर्गेनाइजिंग की बात पहले भी पढ़ ली हमने फ्यूल वाले में। फिर बात आती है कर्मचारियों के बारे में, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि कर्मचारियों को क्या होना चाहिए, उनको हमेशा उनकी समीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, उनके प्रमोशन की बात करनी चाहिए, वेतन निर्धारण करना चाहिए। डी से है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना, ये बात भी हम फ्यूल में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग भी पढ़ चुके हैं, रिपोर्टिंग भी पढ़ चुके हैं। और बजटिंग की अगर बात की जाए तो जब तक किसी भी संस्था में, किसी भी प्रशासन में फाइनेंस सिस्टम नहीं होगा, ये पता नहीं होगा कि किस क्षेत्र में कितना पैसा लगना है, किस क्षेत्र से कितना पैसा आना है, बजट निर्माण नहीं होगा, लेखांकन नहीं होगा, बजट पर नियंत्रण नहीं होगा, तो संस्था काम कैसे करेगी? क्योंकि बजट के अभाव में तो कोई संस्था कार्य कर ही नहीं सकती है। तो अगर लूथर गुलिक के पोस्टकॉर्प सिद्धांत की बात करें तो बस आपको पी से क्या है, ओ से क्या है, एस से क्या है, डी सी आर और बी से क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर और इसके अलावा अगर आपने फ्यूल को सही से सुन लिया, सही से समझ लिया है तो ये अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रशासन के सिद्धांतों में मूनी और रैले के अगर विचारों की बात की जाए तो इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताया गया, बस ये बताया गया है मूनी और रैले ने एक किताब लिखी थी ऑनवर्ड इंडस्ट्री। 1939 में इस किताब को फिर से प्रकाशित किया गया और टाइटल बदल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस किताब का नाम रख दिया गया, जिसमें इन्होंने कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वयकारी सिद्धांत, फिर पद सोपान सिद्धांत और कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफ और लाइन सिद्धांत की चर्चा की है। और ये सब क्या होता है ये सब हमें पता ही है। तो अगर हमने फ्यूल को अच्छे, मेरे हिसाब से पेपर में फ्यूल ही आएगा, बाकी सब चीज़ें तो छोटी छोटी है। पोस्टकॉर्प के बारे में छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है, बड़े क्वेश्चन में फ्यूल के सिद्धांत आएंगे। एमपी फॉलेट का सिद्धांत जो है टिप्पणी करने में आ सकता है। तो एमपी फॉलेट की अगर बात की जाए, जिनका पूरा नाम है मैरी पार्कर फॉलेट, इनका जन्म हुआ था अमेरिका के बॉस्टन में। इनकी शिक्षा बॉस्टन में रैडक्लिफ कॉलेज से पूरी हुई और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के न्यूनहम कॉलेज में इन्होंने शिक्षा आगे चलकर पूरी की। इन्होंने सबसे पहले जो इनका पेपर पढ़ा गया वो पढ़ा गया द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें थी जैसे द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस, ये बहुत किताबें फेमस हुई। ये एक पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो राजनीति शास्त्री थी और समाज कार्य यानी कि सोशल वर्क, दर्शन,
यानी कि फिलॉसफी, संगठन प्रबंधन, इकोनॉमिक्स, लॉ जैसे अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने कार्य किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर जो विचारों की क्षमताएं आई कहाँ से आई। तो इन्होंने क्या करा, गरीबों को बहुत करीब से देखा, जो लोग समाज में वंचित हैं, जिन्हें समाज में चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उन चीज़ों उनको लेकर, यानी कि कुल मिलाकर समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को, गरीबों को, अशिक्षितों को, निरक्षरों को देखा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और ऐसे में इनके ऊपर इतना तगड़ा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने पूरा पूरा अपने विचार इन्हीं के ऊपर लिख दिए। इन्होंने अपना पूरा का पूरा मस्तिष्क विवादों के समाधान पर केंद्रित किया, अधिकारों का स्रोत क्या हो इस पर केंद्रित किया, शक्ति का और उत्तरदायित्व किसको मिलना चाहिए, और लीडरशिप में क्या क्या गुण होते हैं, इस चीज पर इन्होंने ध्यान दिया। उनका मानना था कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले विवादों का समाधान करना चाहिए और एक ऐसे पद का निर्माण करना चाहिए जो आदेशों को दे और साथ साथ प्रबंधन में कोऑर्डिनेशन भी रखे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि एक व्यक्ति वह कौन हो सकता है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो, यानी कि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसे आप डायरेक्टर बना दो, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो कंपनी को संभाले। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी। तो उनके अनुसार एक अच्छा नेता वही है जो अपनी पहचान को प्रभावित कर सकता है, अपने गुणों को प्रभावित कर सकता है। जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि शक्ति की तरह अंतिम उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, वैसे उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज नहीं है। ये अकेलेपन के स्थान पर कार्य की अंतर्निर्भरता के रूप में देखी जाती है, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से उत्तरदायित्व बदलते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से ही शक्ति भी बदलती है, क्योंकि अंतिम रूप तो यही है ना कि संगठन की सफलता हो, प्रशासन को निम्न स्तर तक लागू किया जा सके। तो ऐसे में एक अच्छा नेता वही हो सकता है, एक अच्छा नेता जो अपनी पहचान कर सके, गुणों को प्रभावित कर सके। जहां उन्होंने लीडरशिप पे कुछ किताबें भी लिखी, जैसे लीडरशिप एंड एक्सपर्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उनके अनुसार सच्चा नेता वो है, उन्होंने कहा, जो ये विश्वास दिला सके कि हाँ, किस स्थिति में कौन सा आदेश दिए जाने उचित हैं, अपने पद या स्थान को वो दिखाकर जिसके कारण वो प्राधिकार का प्रयोग करेगा, अपने अधीनस्थों को आदेश देगा। नियंत्रण उसी व्यक्ति के हाथों में होगा, उसने लिखा, जिसके पास उस स्थिति का सबसे अधिक ज्ञान है। यानी कि सिचुएशन बदल जाए तो लीडरशिप बदल जाएगी। हर एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप के गुण नहीं होते हैं। तो मार्गदर्शन करने, निर्देशन की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही एक नेता होता है, जो कंपनी को, समाज को, अगर एक कंपनी में नेता है तो कंपनी में, एक समाज में नेता है, समाज में, या किसी भी क्षेत्र में जो बंदा है, अगर वो समाज को एक ऐसी लीडरशिप दे जहां समाज को मार्गदर्शित कर सके, निर्देशन कर सके। फॉलेट के शब्दों में हम उसकी तरफ नए रास्ते खोलें, पूर्ण प्लॉट, समूह या व्यक्तियों के विकास के लिए नए अवसर प्रदान करने वाले रूप में उसे देखें। तो मैरी पार्केट फॉलेट के अनुसार सबसे नेता में एक तगड़ा गुण होता है कोऑर्डिनेशन का। अगर एक नेता अपने टीम में तालमेल नहीं स्थापित कर पाता, समन्वय नहीं स्थापित कर पाता, तो उसकी टीम कभी अच्छे से कार्य करेगी ही नहीं। तो कुल मिलाकर मैरी फॉलेट के अनुसार उन्होंने अपने एक जो लीडरशिप में गुण होने चाहिए, एक नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में बताया है। मेरे हिसाब से पेपर में क्वेश्चन केवल और केवल फॉलेट के विचार आने चाहिए, माफ कीजिएगा, फेयोल के विचार आने चाहिए। अगर फॉलेट के विचार आते हैं तो टिप्पणी करने के लिए आएंगे। तो इसमें आप लीडरशिप के बारे में बताओगे कि एक प्रबंधन के अंतर्गत लीडरशिप की क्या भूमिका होती है और एक लीडरशिप में क्या क्या गुण होने चाहिए। आगे अगर चैप्टर की बात की जाए तो आगे चैप्टर में प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के एक मूल्यांकन की बात की गई है कि क्या प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण वास्तव में अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। तो देखिए, जब प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में बहुत सारे विचारक अपने अपने विचार दे रहे थे, तो ऐसे में एक वर्ग का और उदय हुआ जो प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की आलोचना कर रहा था। जहां मानव संबंधी विचारकों का यह तर्क था कि जो औपचारिक संगठन है इसमें कार्य विभाजन हो, कार्य की प्रामाणिकता हो, जो कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी यह कहा गया कि यह सिद्धांत ना कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता। यह अनौपचारिक संगठन के महत्व की कमी है। इसमें ज्यादातर चीजें सेना विज्ञान से ली गई हैं। ये एक मशीनी दृष्टिकोण है। यह विचारक समूह समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि को प्रासंगिक नहीं समझता, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं समझता, उन्हें अपने क्षेत्र में शामिल नहीं करता। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि संगठन बंद व्यवस्थाएं होती हैं। इस सिद्धांत से उत्पन्न कठोर संरचनाएं अस्थिर स्थितियों के अंदर अच्छा कार्य नहीं करती या सफल नहीं होती।
यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि सबसे पहली बात क्या है, कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। जैसे कि हर्बर्ट साइमन जैसे जो विचारक हैं, इन लोगों ने आलोचना करते हुए कहा है कि आदेश की एकता विशेषीकरण के सिद्धांत को काटती है। क्योंकि हम देखें, अगर फ्योल के विचार देखें, चाहे लूथर गुलिक के विचार देखें या किसी के विचार देखें, ये सब लोग आदेश देने की बात करते हैं। एक और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और एक और आदेश देने की बात करते हैं। तो ऐसे में दोनों सिद्धांत ना एक साथ मेल कभी खाते ही नहीं है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसकी आलोचना में कर सकते हैं, जैसे कि यह दृष्टिकोण सकारात्मक विचार से सीमित है, यानी कि इस दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं है। सार्वजनिक संगठन को यह वैकल्पिक रूप से दृष्टिपात करने को स्वीकार करने में असफल है। अनुभवों का अर्थ या प्रभाव जो ये समाज के मूल्यों पर डालते हैं, इसका अर्थ है एक जटिल अध्ययन का प्रारंभ करना, एक प्रयास जो ये बताता है कि हमें न केवल जटिल व्यवस्थाओं में परिवर्तन बल्कि उनके अनुभवों पर भी ध्यान देना होता है। लोक प्रशासन के एक सिद्धांत के निर्माण का अर्थ केवल विशेष परिस्थितियों में लागू किए गए योग्य तकनीकों के एक समूह को नियंत्रित करने का विषय मात्र नहीं है। परंपरावादी दृष्टिकोण के आधिपत्य के बावजूद विषय क्षेत्र में विपरीत मत का प्रारंभ करने वाले महत्वपूर्ण तरयुक्त कार्य भी हैं। फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि लगभग एक शताब्दी के दौरान निजी प्रबंधन ने लोक प्रशासन के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया है। यानी कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की जब आलोचना करोगे तो आपको ये कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं। आगे चैप्टर में ये बताया जाएगा कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की क्या हमें आज भी जरूरत है। तो देखिए, चैप्टर थोड़ा सा ही लेंथी है और मैं इसे सिर्फ समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपने इस चैप्टर से फ्योल के सिद्धांत पढ़ लिए तो ये मोर देन इनफ है। क्या प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण जरूरी है? तो देखिए, कोई भी संगठन, अगर कोई भी प्रबंधन दिया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप आलोचना के बारे में लिखोगे, ऐसे कैसे पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस विचारक ने आलोचना की है उसके आपको विचार देने ही पड़ेंगे। हालांकि आगे के जो चैप्टर आप पढ़ोगे, जैसे नौकरशाही दृष्टिकोण पढ़ोगे और भी जो 7वां 8वां चैप्टर आप पढ़ोगे, वहाँ से भी इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो बताया गया कि प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण क्या हमारे लिए जरूरी है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि भले इसकी आलोचना की जाती हो फिर भी प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने आधुनिक लोक प्रशासन की एक मजबूत नींव रखी है। इसने कानून के शासन, सार्वजनिक भलाई की सेवा में उचित प्रक्रिया के तहत कार्य किया है, सेवा में कुशलता की बात की है, सार्वजनिक धन का प्रयोग कैसे किया जाए इस चीज पर बात की है। यह लोक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी की बात करता है। इसके साथ साथ ये सिद्धांत अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से सिद्ध भी हुआ है। 20वीं शताब्दी में विरासत में लोक संस्थाओं को जितने भी लोक सेवा कार्य से जुड़े हुए जितना भी अनुभव मिला है वो सब इसी सिद्धांत के अंतर्गत मिला है। इसके साथ साथ ये शिक्षा और रिसर्च पर भी ध्यान दे रहा है, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने की भी बात कर रहा है, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक प्रभावी प्रशासन के लिए भी ये आदेश की एकता, पद सोपानीय क्रम और निर्देशन की एकता की बात करता है। इसके साथ साथ बदलती परिस्थितियों में भी हम इसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं और संसाधनों का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप सो चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे चैप्टर में प्रश्न दिए गए हैं और एक छोटा सा निष्कर्ष दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।